डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में बेसिक आइडिया आप सबको है ही, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। सबसे जो सिंपल फिनोमिना है कि व्हेन वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, assume this is our earth, we are dropping an object of mass m from certain height small h. When we drop an object from certain height it always falls towards the earth. ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जिसको सभी जानते हैं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के टुवार्ड्स ही गिरते हैं। why do they falls towards earth only? सबसे कॉमन फिनोमिना है जिसको अपने जो ग्रेट साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो फिनोमिना है अर्थ का जो फिनोमिना है, अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना हमारे पास होता है। द टेंडेंसी ऑफ अर्थ टू pull every object towards it is known as gravitation. इनिशियली हमारे पास यही assumption था। तो ये तो सबको पता ही है। जैसे मान लो कि ये मार्कर का कैप, आई एम ड्रॉपिंग इट, तो ये ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रेविटेशन। तो ये तो अर्थ के लिए हो गया। इन जनरल अगर हम और कोई फिनोमिना देखना चाहे और कोई इंसिडेंट देखना चाहे तो हम मून को कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे मून है। मून जो है अर्थ के अबाउट सर्कुलर मूवमेंट करता है। मून सर्कुलेट अबाउट अर्थ। अब अगर हम नॉर्मली देखें, इफ वी टाई अ स्टोन विद हेल्प ऑफ रोप एंड मूव इट इन सर्कुलर मोशन, इस तरह से अगर हम इसको मूव करेंगे तो स्टोन जो है सर्कुलर मूवमेंट करेगा। और जैसे ही हम जो रोप है उसको ब्रेक कर देते, स्टोन जो है दूर गिर जाता है। इट फॉल्स अवे फ्रॉम अस, हमारी तरफ नहीं आता है, अवे गिरता है। बट मून जो है, मून सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई रोप भी नहीं है, देयर इज नो रोप अटैच्ड, स्टिल ये अपने पास से अवे नहीं जाता है, ऑलवेज सर्कुलर मूवमेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको सर्कुलर मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो फोर्स बनता है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो फोर्स है ये सर्कुलर मूवमेंट करवाता है। ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूवमेंट देता है, सर्कुलर मोशन करवाता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हो जाएगा, या फिर अगर हम सन को देखें, अगर सन सेंटर में है तो अर्थ एंड अदर प्लैनेट, अर्थ और बाकी प्लैनेट भी सन के अराउंड सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन सन एंड अर्थ। तो बहुत सारे फिनोमिना में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो ग्रेविटेशन है ये सर्कुलर मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। और इन जनरल क्या होता है, किसी सर्टेन हाइट से हम ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल, अगर हम सीधे इसको ड्रॉप करते हैं तो यह हमेशा टुवार्ड्स द अर्थ ही गिरता है, अवे फ्रॉम अर्थ नहीं जाता है। दिस सिंपल फिनोमिना इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एक तो हमने अभी देखा कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है। इफ यू टॉक अबाउट टू जनरल मासेस,
कोई भी दो मास हमारे पास है, मास m1 एंड मास m2, इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट मास A, ऑब्जेक्ट A जिसका मास m1 है एंड ऑब्जेक्ट B हैविंग मास m2, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कितने स्मॉल हो या कितने हेवी हो, हमेशा एक दूसरे को पुल करते हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट देयर साइज इज, व्हाट देयर मास इज। तो जो फोर्स इनके बीच में लगता है, एवरी ऑब्जेक्ट पुल अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, the force of attraction between them is known as gravitational force, or according to universal law of gravitation, force क्या बनेगा, जो force of attraction है, force of attraction is proportional to product of masses, force of attraction is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. Force is inversely proportional to square of distance between them. तो ये अपना this will be first equation, this will be second equation. अगर हम दोनों को कंबाइन करते, if we combine both equation, then our result be F proportional to m1 m2 divided by r square. To remove proportionality sign, we will use a constant. Force will be g m1 m2 divided by r square. Here g is, what is g? G is a proportionally constant which is known as universal gravitational constant. Universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10⁻11। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू और इसका जो यूनिट आता है, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट आता है, वी विल ड्राइव इट लेटर। तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है कि फोर्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के तो प्रोपोर्शनल बनेगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। दैट मीन्स मासेस इंक्रीज होते हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये फोर्स जो है हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसके अलोंग होता है। तो फोर्स जो है इस तरह से रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। तो ये अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसके ऊपर हम एक स्मॉल न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, is placed on the surface of earth. Find the force of gravity on the object due to earth. तो अर्थ की वजह से इस मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना सिंपल डायग्राम है, ये अपना हो जाएगा
अर्थ, और इसके सरफेस पे ये मास रखा हुआ सरफेस पे, यहाँ पे स्मॉल m मास आ जाएगा। अर्थ का जो मास हम कैपिटल M लिख रहे हैं यहाँ पे। और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल R से हम डिनोट करें, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्मॉल m मास हो गया, इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास था G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू अगर हम देखें, ये G यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.67 टेन पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर आ जाएगा। m1 फर्स्ट मास है 10 kg आ जाएगा। m2 मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ जो होता है ये 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस होता है ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इन वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, सारे वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फोर्स का जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा, फोर्स इक्वल टू 6.67 माइनस 11 मासेज आ जाएंगे, m1 10 kg और m2 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 पावर 4 ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 kg आएगा ये हमारे पास। ऑलमोस्ट इक्वल टू फोर्स 100 न्यूटन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यू कैन कट दिस आउट एंड फाइंड द फाइनल आंसर। तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आंसर तो हमारे पास आ ही गया। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड के लिए काफ़ी इजी मेथड है। हम क्या करेंगे, इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, फोर्स इक्वल टू mg होता है, मास यहाँ पे 10 kg दिया हुआ है, और g जो होता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसका वैल्यू 9.8 होता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 98 न्यूटन आ रहा है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। g का जो वैल्यू है 9.8 हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट हमारे पास मिलेंगे। तो ये अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इजीली हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई कब होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, वी विल सी वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ईच अदर। Two objects of equal masses are separated by distance small r experience a force of 100 Newton on each other, ठीक है। अब क्या किया, when distance is increased
distance is increased to 2r, then find the value of force between them. क्वेश्चन क्लियर है? इनिशियली स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए थे, फोर्स 100 न्यूटन था, अब डिस्टेंस को 2r इंक्रीज करके 2r कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। वी आर नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा डेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मासेस दिए हुए नहीं है, इक्वल मासेस बोला है, तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। F इक्वल टू हमारे पास होता है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। इसका क्या हो जाएगा, ये जी एम स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। इनिशियल हमें क्या दिया हुआ है, 100 न्यूटन है। इनिशियली फोर्स जो है 100 न्यूटन हमें दिया हुआ है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। बाद में ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं किया, ओनली द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, तो फाइनल फोर्स जो हमारे पास आएगा, मास सेम रखिए, जीएम स्क्वायर रहेगा और डिस्टेंस की जगह 2r स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बिकम जीएम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब हमें पता है जीएम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 है, तो ये 1/4 इंटू हम इसको लिख सकते हैं जीएम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जीएम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 100/4, ये बन जाएगा 25 न्यूटन। इज दैट क्लियर? अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स जो है 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बिना डेटा दिए हुए क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं इफ वी यूज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो इजीली हम बिना डेटा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चंस then you can contact or you can give a message in the comment box. Thanks, have a nice day.